देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 10 जून को कौमी असम्बली में 2022-23 के वफाकी बजट का ऐलान कर दिया। ऐवान का माहौल इंतहाई खुशगवार, कोई हंगामा आराई न स्पीकर डाइस का घेराव। 30 साल में पहला पुरसुकून बजट। अरकान ने सोते जागते वज़ीर ख़जाना की तकरीर सुनी। बजट से पहले ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा दी, जबकि बजट में इन कीमतों में मज़ीद इजाफे की तजावीज़ भी हैं। बजट तजावीज़ से ये पता चलता है कि महंगाई पर कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत के बस में नजर नहीं आता। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। अगले रोज वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने टीवी टॉक शो में कहा कि IMF का प्रोग्राम न मिला तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। क्या कहना था मिफ्ता इस्माइल का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। तवक्को की जाए कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा? देखिए शादिब भाई, इसलिए तवक्को की जाए कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं। सच्ची बात यह है कि इस मुल्क को अगले साल 21 अरब डॉलर और लोगों के लौटाने हैं, तमाम दूसरे ममालिक के और दूसरे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के। उसके अलावा 10-12 अरब डॉलर का कम से कम आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। आपको रिज़र्व भी थोड़े से बिल्ड करने हैं। अगर आप IMF से इस वक्त प्रोग्राम से निकल जाते हैं और आपके रिज़र्व के जो हाल है इस वक्त 10 बिलियन से नीचे, तो फिर आपके पास तो आप तो बेयार मददगार हो गए। आपके तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है डिफ़ॉल्ट के अलावा। तो फिर बुनियादी सवाल यह है कि क्या मखलूत हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF के सिवा कोई चारा नहीं है? क्या पाकिस्तान को IMF और इसके हकीकी आकाओं की हशत के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे? क्या अभी भी मजीद IMF की शराइत बाकी हैं जिनके तहत आवाम पर बोझ डालकर अपनी हुकूमत से बोझ कम किया जाएगा? आज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके मुल्क के साथ जुल्म किया है। माजी में ये लोग जब ऑपोजिशन में तो कहते थे कि हुकूमत 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर 10 रुपए कम करती है, और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल कम किया तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने कहा था कि मौजूदा हुकूमत ने कीमतों में कमी इसलिए की है कि हमने महंगाई मुकाओ मार्च निकालकर लोगों पे प्रेशर डाला। क्या कहना था उनका, वो सुन लेते हैं। अब भाईजान 10 रुपए डीजल पेट्रोल 12 रुपए महंगा करके फिर 10 रुपए सस्ता कर दिया। 2 रुपए का फर्क डाला है। 2 रुपए अपनी जेब में फिर भी उड़स रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। बात सुने, दूसरी बात ये कि लॉन्ग मार्च अगर इतनी बेकार और वो होती पिलपिली होती तो भी पहुंची नहीं है, तो क्यों ये कुछ दिन पहले नहीं ऐलान कर दिया 10 रुपए का और 5 रुपए का? क्या वजह है? जी, ये अल्फाज, ये बयानात इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि मखलूद हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले कोई तैयारी नहीं की थी। क्या सवाल ये भी है कि मौजूदा हुकूमत के रहनुमाओं को उम्मीद भी थी कि हम वाकई अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार पर विराजमान हो जाएंगे? क्योंकि अगर वो मुकम्मल तरह से पूरी उम्मीद होते तो ये माशी पॉलिसी पर तैयारी कर आते और आज मुल्क इस दलदल में ना फंसा होता। अगर कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं कि जो भी हुआ था वो कुछ ड्रामाई तब्दीलियों के बाद ही हुआ था। तहरीक इंसाफ इन ड्रामाई तब्दीलियों को बैरूनी साजिश का नाम देती आ रही है अब तक। कल निजी चैनल पर बात करते हुए रूस के सफीर ने भी तहरीक इंसाफ के बैरूनी साजिश वाले बयानी की हिमायत की है और कहा है कि इमरान खान का दौरा रूस उनकी बरतरफी और पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की वजह थी। क्या कहना है रूसी सफीर का, आइए वो सुन लेते हैं। Do you agree with Imran Khan that his government lost because of his Russian visit? I think that was one of the factors. As an expert, I've been watching things here in Pakistan, and my personal assessment is that yes, it was one of the factors. It is one of the factors. अब सवाल ये कि क्या वाकई जमहूरी मुल्क की जमहूरी हुकूमत को इतनी आसानी से घर भेजा जा सकता है किसी भी बैरूनी साजिश के तहत? इसी सब पे बात करेंगे जी। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जी रहनुमा हमारे सारे। सबसे पहले जी मौजूद है अहमद जवाद साहब है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, आपको खुशामदीद कहूँगी। नुसरत वाहिद साहबा हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और रुबीना कायम खानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। डिबेट का फोरम ऑन करूँगी और अपने पैनल की तरफ जाऊँगी। और सबसे पहले जी अहमद जवाद साहब आपकी तरफ आऊँगे।
मुजब साहब, सारी चीज़ें आपके सामने हैं इस वक्त, और हम ये देख रहे हैं कि जो महंगाई का मामला है इस पे ख़ास तौर पे सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अवामी मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च, लॉन्ग मार्च हो, किसी भी मार्च की हम बात कर लें अब से कुछ महीनों पहले की, तो उसमें हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म महंगाई के हवाले से ही होता था माजी की हुकूमत के ऊपर। मौजूदा सूरत हाल में वही सिनारियो अगर अब है, तो माजी की हुकूमत के लोग जैसे कि कहते हैं कि जी आप हमारी महंगाई जुल्म था, आपकी महंगाई अच्छी बात है। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अब तक सो फार क्या फैसले किए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, प्लस डिफॉल्ट कर जाएंगे? मुफ्ती इस्माइल वाला जो का साहब का जो स्टेटमेंट अभी आपने सुना, वो देख के तो मजीद परेशानी और हैरानी हो रही है कि अगर इसी तरह से मामलात रहे तो फिर कैसे आगे मामलात चल सकेंगे मईशत के? देखें रिदा, अपने अपने इंट्रोडक्शन में भी और अपने सवाल में बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनका इहाता करने की कोशिश करूं। देखें, पहली बात यह है कि आप कह रही थी कि तहरीक एतमाद लाने से पहले क्या इन्होंने अपना कोई होमवर्क नहीं किया था। तो आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि तहरीक एतमाद से पहले वो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी, उसके सॉल्यूशंस, इन सब चीज़ों को सोच के आते? बेसिकली तहरीक एतमाद की बुनियाद ही ये थी कि इस मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, इस मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। इसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक एतमाद लाई गई थी ना, कि मुल्क को बचाने के लिए, कि इस मुल्क की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। तो ये तो एक जमहूरी तरीक़ाकार था, जिसका किसी इकनॉमिक प्रिपरेशन या कोई होमवर्क, वो एक अलग बहस है। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है कि आप अब 9 अप्रैल को ये हुकूमत आती है, और सबसे पहला चैलेंज जो इसके सामने है वो ये है कि पिछली हुकूमत के दौरान जो है 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो बेतहाशा कर्जे लिए, और पाकिस्तान का डॉलर जो है वो 50% से ज़्यादा जो रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट डी वैल्यू हुआ, उससे पाकिस्तान दुनिया की इन्फ्लेशन की रेटिंग में तीसरे नंबर पे आ गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि किसी ज़माने में इमरान खान साहब फरमाया करते थे जब 18 में हुकूमत में आए थे, और 18-19 बिलियन डॉलर का एक राग गलापा जाता था, तो वो 18 बिलियन डॉलर दोबारा हो चुका हुआ था। ट्रेड डेफिसिट अकाउंट जो है, जो 30 बिलियन डॉलर होता था, जो कि 18 में था, अब वो 45 अरब डॉलर से क्रॉस कर चुका हुआ है। इन हालात में और 4 हफ्तों का आपके पास जो है वो फॉरेन रिजर्व रह जाते हैं। 9 अप्रैल को ये हुकूमत आती है, इसने इसका बजट भी बनाना है, और इसके साथ साथ इमरान खान की जो पार्टी है वो जिस तरीके से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है, उससे जाहिर है कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस या बिजनेस का कॉन्फिडेंस या कोई इकनॉमिक एक्टिविटी, उसके ऊपर भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो ये एक नई हुकूमत के आते ही उसके जो चैलेंजेस हैं वो उसके सामने हैं। अब ये एक्सपेक्ट करना कि आप 3.5 साल से जो कुछ हो रहा है, या अगर कर्ज़ों के हवाले से अगर मैं ये बात करूं कि अगर जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन भी जी, पाकिस्तान ने 100 रुपया कर्जा अगर लिया है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ 3.5 साल में 76 रुपये कर्जा ले लिया। ये स्टेटमेंट जो है ये मैं शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से दे रहा हूँ, जिसका उन्होंने खुद इस बात को कन्फेस किया है, इस बात को उन्होंने माना है कि हमने 76% पाकिस्तान की एंटायर हिस्ट्री के कर्जे उन्होंने लिए। जब आप इतनी ज़्यादा तादाद में कर्जे लेते हैं, और फिर ये भी पता चलता है कि 27,000 अरब जो है वो अनअकाउंटेड हैं, वो अभी उसके बारे में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आई है कि वो हुकूमत के बजट में और उसके अकाउंट्स में कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक इंतहाई जो है वो जी, अच्छा जी, आई थिंक हमारा गालिबन राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, एक ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, उसके बाद नुसरत वाहिद साहिबा और रुबीना कायम खानी साहिबा से भी कनेक्ट करूंगी। या एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाजरीन। और अहमद जवाद साहब से बात हो रही थी, बीच में कोई ग्लिच आया था टेक्निकल, लाइव शोज में ऐसा होता है। अहमद जवाद साहब, आपकी बात मुकम्मल नहीं थी, चाहूंगी मुकम्मल कर लें। जी, मैं थैंक यू रिदा। जी बेसिकली जो मैं चीज़ बताने की कोशिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन मईशत के बुरान से पाकिस्तान गुजर रहा है, और इन हालात में ये इत्तेहादी हुकूमत आई है। और ये उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सबको नज़र आ रहा था कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। अब इसमें जाहिर है कि इनको जो चैलेंजेस थे, पहला बजट का भी था, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी है, इनको आखिरी क्वार्टर के अंदर जो एक प्रोजेक्ट्स वगैरह जो कंप्लीट करने होते हैं वो एक अलग से था, और एक नई हुकूमत अभी आप टीम अपनी बना रहे हैं। तो ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो 3.5 साल गुजारने के बाद ये कह रहे थे कि 5 साल भी जो हैं वो हमारे लिए नाकाफ़ी हैं। अगर हमें कम से कम 10 साल का मैंडेट मिले तो फिर हम पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो वो तो कुछ 10 साल का रोड मैप दे रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को, जो कि 2 महीने पहले आई है, इसको कम से कम चंद महीने तो देने चाहिए कि ताकि ये जो इस वक्त मईशत के हवाले से चैलेंजेस हैं, जहाँ तक मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उसको भी मैं इसी तरह से इंटरप्रेट करूँगा कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास IMF के अलावा कोई चॉइस नहीं है, और इसीलिए IMF से उम्मीद है कि वो जो भी उनकी इंस्टॉलमेंट है वो मिल जाएगी। मेरा अपना भी यही ख्याल है। और उसके साथ साथ चाइना की तरफ से भी वो तकरीबन $2 अरब, अब ये सारे पैसे जो हैं इमरान खान साहब जो हैं पिछली हुकूमत में मुख्तलिफ मुल्कों से कशकोल लेके फिरते रहे हैं और इकट्ठे करते रहे हैं। अब ये सारे के सारे तो हमारे ज़िम्मे हैं ना, कि अब ये जो 76% पूरे पिछले 71 साल के कर्ज़ों का जो है वो 3.5 साल में जब आप ले लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो उस हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को तो भुगतने पड़ते हैं ना। ये हार्ड फैक्ट्स हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि इनके बारे में कोई अब डाउट नहीं है। अच्छा। तो इनको जी अब जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियात हैं, जैसे घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, इसकी दस्तयाबी कम कीमत के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स पर मुमकिन बनाई जा रही है। और इसके साथ साथ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो भी मैकेनिज्म है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि आपकी जल्दी ये IMF की जो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, और उसके साथ साथ चाइना के $2 अरब की रिस्केजुलिंग भी हो रही है, और इंशाल्लाह दूसरे ममालिक से भी आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करना है। अभी इन कर्ज़ों के साथ इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल चैलेंज हैं कि इसको किस तरह से एक मुआशी बुरान से इसको निकाला जाए, जिसके साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान पैदा कर रहे हैं, जिसमें वो कभी कहते हैं कि इस पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, कभी वो कहते हैं कि इस पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दो। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इस मुल्क को चाहे 3 हिस्सों में डिवाइड करो, चाहे एटम बम मार के ख़त्म कर दो, बस मैं हुकूमत में होना चाहिए। तो ऐसी जिद, ऐसी अना और ऐसा फाशिज्म जो है वो जाहिर है किसी भी मुल्क के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। ठीक है, नुसरत वाहिद साहिबा की तरफ जाऊंगी। नुसरत साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी, अच्छा, आप सुन भी रही हैं जवाद साहब ने जो बातें की हैं, वो पॉइंट्स भी आपने सुने। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ वही हमने जैसे कि आगाज उसने मिफ्ता इस्माइल साहब का जो है यही डिफॉल्ट करने वाला मामला वो है। दूसरा रशियन एम्बेसडर ने जिस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है, खासतौर पे वो बड़ा कल का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लग रहा है। दूसरी तरफ ये जो आज भी बिजली के फी यूनिट में 4 रुपए इजाफे की मंजूरी का मामला सामने हमारे है। स्टॉक मार्केट में भी आज देख रहे हैं मजीद महंगा हो रहा है डॉलर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इज वेरी होपफुल। वो कह रहे हैं कि जी हम इस सारे बहरान से बाहर निकल आएंगे। और शौकत तरीन साहब का वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली जो उन्होंने 76% कहा है कर्ज लेने वाला, उसको बार बार लोग कोट कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत में। तो ये जो सारा इस वक्त मामला बना है कियोस्क का, क्या डू यू रियली थिंक दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर गवर्नमेंट, जो 3.5 साल में उन्होंने जो किया है, जो पॉलिसीज इख्तियार की, उसकी वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में करने का। मुझे इससे तो मुझे बाकायदगी से हंसी आती है कि जो काम जो पिछले 40 और 50 साल में यहाँ करते वो एक्सपेक्ट करते हैं कि
पिछराई की हुकूमत 3.5 साल में बिल्कुल सब कुछ सुधार के और दूध और शहद की नहरें बहा के चली गई। तो ये पॉसिबल नहीं था इतने शदीद किस्म के मुश्किल हालात में, जिसमें आपको पता है कि आपने देखा कि किस किस तरह उन्होंने पहले इकोनॉमी को बूस्ट किया कि अब इनकी हुकूमत खुद कह रही है कि 6 पॉइंट से और अगले साल 7 पॉइंट से होना था। हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ठीक हो रही थी और उसके बाद आप देखें कि सारे कारखाने काम कर रहे थे। फैसलाबाद से मोर देन 100% कारखाने काम कर रहे थे, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने तो इल्जामात लगाने हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये आए तो सिर्फ किसी और मिशन के लिए थे, जो कि आपके प्रोग्राम में भी और बाकी चैनल पर मैं शुरू से ये बात कहती रही हूँ। जब इनके धरने और दलियाँ और जलसे और जुलसियाँ हो रही थी, तो उस वक्त मेरा सिर्फ एक कहना था कि ये सिर्फ अबू बचाओ स्कीम है इनकी, इसके अलावा इनका कोई मिशन नुसरत नहीं है। साहिबा का फ्लोर बढ़ा दे, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही उनकी। नुसरत साहिबा, आपकी आवाज थोड़ी वैसे भी कम आ रही है कि आपने अपना फोन जो है स्पीकर पे डाला हुआ है या कुछ समथिंग, क्योंकि आपकी आवाज ही बहुत दबी हुई आ रही है हमें। नहीं, स्पीकर पे नहीं डाला हुआ, अच्छा मैंने ब्लूटूथ पे जी, अगर आप हैंड फ्री लगाए हुए तो प्लीज उसको थोड़ा सा क्लोज करके आप बात करें, क्योंकि आपकी आवाज बहुत हमें दूर से आ रही है। इट फील्स लाइक दैट। जी हेलो जी, अब बेहतर है कुछ। जी ठीक है? जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये अच्छा जी, हमारे मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। नुसरत साहिबा चाह रही है, रुबीना कायम खानी साहिबा की तरफ जाऊंगी। रुबीना साहिबा, आपको आवाज आ रही है? रुबीना साहिबा, आपको आवाज आ रही है हमारी? अच्छा चलें, लेट मी गो बैक टू अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब, अच्छा ये एक तो ये वाला मामला तो है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा क्विकली इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दें। जो कल रशियन सफीर ने जैसे कि भी हमने सुनवाया भी, आगाज में एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, और आपने यकीनी तौर पे वो देखा भी होगा वो प्रोग्राम खुद भी। इसके ऊपर अब आप लोग का क्या इंटेक है, क्या कहते हैं? जिस तरह से वहाँ से भी अब इस बात की जो है वो हिमायत सामने आ रही है, जो कि माजी की हुकूमत का बयानिया है, ये नैरेटिव तो उसको और स्ट्रॉन्ग करता है स्टेटमेंट को जो उन्होंने दिया है। देखें रिदा, एक सहाफ़ी के तौर पे आपका ये हक बनता है, आप हर सवाल कर सकती हैं, और रूसी एम्बेसडर ने यकीनन टेलीविज़न पे आके जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया है, और आप उसके हवाले से ही सवाल कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कितनी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क के लिए कि अब एक सियासी पार्टी जो है वो अपने बयानिए को तक़वियत पहुँचाने के लिए अब एक और कंट्री के एम्बेसडर के ज़रिए ऐसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं कि जिससे कि उनके बयानिए को तक़वियत मिले। देखें, क्या ये हम सबको मालूम नहीं है कि इस वक्त रूस जी जंग में मसरूफ़ है। इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखें तो रूस, जो कि पहले सोवियत यूनियन होता था, और उसके बाद से ये सबसे आपकी एक मुश्किल तरीन सूरत हाल है। यूक्रेन के ऊपर अटैक जो है वो यूरोप के ऊपर अटैक के बराबर है, और पूरा यूरोप, अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा है। ऐसे मौके के ऊपर रूस का ऐसा बयान देना यकीनन जो है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे कि उसका लीडर जो है, जब यूक्रेन पे जिस दिन वार का आगाज़ होना था वो वहाँ पे मौजूद था। यानी आप इससे अंदाज़ा कर लें कि यहाँ से एक जो एक बायस्ड आप कह लें प्रेजेंस या एक फॉरेन पॉलिसी का फ्लॉ के एक प्राइम मिनिस्टर जो है, आप को शायद तारीख में कोई ऐसा इंसिडेंट ना मिले कि जब किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करना होता है तो उसी दिन जो है वो किसी दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे आके बैठा हो। तो ये एक कोइंसिडेंट तो नहीं था, ये इमरान खान का एक डेलिब्रेट विजिट था, और उसके बाद से लेके अभी तक वो अपने उस विजिट को जस्टिफाई करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर उनका बड़ा इन्हिसार है। एक जी लेने गया था सस्ते दामों। आज की तारीख तक कोई एग्रीमेंट रूस और पाकिस्तान के दरमियान तेल के हवाले से नहीं मौजूद। आज की तारीख तक कोई इमरान खान की हुकूमत का गंदम सस्ती देने के हवाले से कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं। लेकिन ये है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो जाहिर है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर गंदम सस्ती मिल सकती है रूस से, तो वाई नॉट, हम अपने कौमी मुफाद में लेंगे। अगर तेल मिल सकता है तो तब हम लेंगे। लेकिन इमरान खान को इस वक्त अपने बैरूनी साजिश के बयानिए को तकवीयत देने के लिए रूसी
एम्बेसडर का ये बयान जो है, जाहिर है कि उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करना है, लेकिन एक खुद मुख्तार कौम के होते हुए हमें अपने बयानिए को एक मुल्क के सफीर की मदद से अगर हमने उसको बैसाखियां देनी है, तो इससे हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है या हमारा एक जो नेशनल नैरेटिव है वो एक कमजोर भी होता है, और इससे हमारी जो है इंडिपेंडेंट। जी ठीक है। बड़े अफसोस की बात है कि अब इमरान खान की पार्टी जो है वो इस हद तक गिर गई है कि अब वो एक रूस। अच्छा ठीक है, आप ये समझते हैं कि उन्होंने दिलवाया, ऐसा ही है। नुसरत भाई साहबा आ गई हैं वापस? जी जी नुसरत भाई साहब, आवाज आ रही है अब आपको? जी जी, मुझे तो पहले भी आ रही थी। अच्छा नहीं, लेकिन आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। अब मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें जो आप स्टेटमेंट अपना दे रही थी। जी जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही थी, अगर वो रूस गए थे तो जी वो बता के गए थे, आर्मी चीफ से हर एक से इजाजत लेके वो गए थे, इस तरह नहीं चले गए थे। और किसी को नहीं पता था कि वॉर होने वाली है। वो जब वहां से वापस आए तो अगले दिन वॉर हो रही थी, अगले दिन रशिया ने वॉर स्टार्ट की थी। और अगर उन्होंने कोई मुआहदे ये नहीं होते कि वहां जाते साथ ही बातचीत की और मुआहदा हो गया। वो बातचीत करके आए थे और उसके हिसाब से ये चीज तय हुई थी कि हाँ हम आपसे इतना तेल लेंगे या इतनी बाकी चीजें गन्नू वगैरह लेंगे। लेकिन उसके बाद आने के कितने दिन बाद उनकी हुकूमत चली गई। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल में कोई अजीबोगरीब सी बात है कि आप इल्जाम लगाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें कि क्या आप कह क्या रहे हैं। क्या इन लोगों ने कुछ किया इतने सारे सालों में जो इनके पास हुकूमत थी? कोई आज की बात तो नहीं है कि हुकूमत इनके पास है। इनकी हुकूमत तो एक साहब 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, एक की हुकूमत 3 या 4 दफा आके जा चुकी है सिंध में और पूरे पाकिस्तान में भी। तो अगर इन्होंने अपने उस वक्त में काम नहीं किया, कोई चीज नहीं की, तो अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3-3.5 साल में वो दूध और शहद की नहरें बहा देगा? तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता था। कि ये वाली चीजें इस तरह की नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें कि वो जी उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने कर्ज ले लिया। कर्ज लेने की, IMF के पास जाने की आप लोगों की जो तरीका था उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। आपके ही मुआहदे वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हो नहीं सकता कि एक इंसान इतने थोड़े दिनों के लिए, और पहली दफा, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी पहली दफा हुकूमत में आ रहे हैं और क्या क्या कुछ नहीं करके गए। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी लिस्ट बता सकती हूँ कि इस शख्स ने 3.5 सालों में क्या क्या कुछ किया जो इन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। आप देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, जो हमारे जवान हैं, जवान 60% जो यूथ है वो इस वक्त पाकिस्तान की यूथ है, उसको इन्होंने कभी इंपॉर्टेंस से दी। हाँ नौकरियां देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले तो बहुत देते हैं नौकरियां, लेकिन वो नौकरियां कैसी होती हैं? इनके अपने हवारी होते हैं, इनके अपने वोटर्स होते हैं, इनके वो लोग होते हैं जिनको कहा जाए कि जी आगे इनको लेके चलेंगे। वो लोग नहीं होते जो डिजर्व करते हैं, वो लोग नहीं होते जिनके पास डिग्रियां होती हैं, वो लोग नहीं होते जो वाकई इस जॉब के अहल होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये लोग बिल्कुल सिवाय क्रिटिसिज्म के उसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। आप ये देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया, एहसास कफालत प्रोग्राम, लंगर खाने, शेल्टर होम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, इंसाफ माजूर बुजुर्ग कार्ड, मजदूर का कार्ड, रोशन डिजिटल प्रोग्राम, खिदमत मरकज का प्रोग्राम, नैब को बासर इख्तियार बनाया, रास प्रोग्राम, मतलब इतने हैं कि अगर गिनना शुरू करें तो पूरा आपका प्रोग्राम गुजर जाए। ये वो चीजें 10 डैम। अब मुझे यकीन है कि ये लोग किसी एक डैम पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह वो हमें बिजली फराहम कर रहे थे, जिस तरह वो हमें गैस हमारे कारखानों को दे रहे थे, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। बिल्कुल 2 महीने में ऐसे काया उल्टी पलटी है कि लोग यकीन ही नहीं कर सकते कि ऐसा क्या क्राइसिस हो गया भाई 2 महीने में। जो इससे पहले वो इतना ठीक ठीक चला रहे थे, उस सब्सिडी दे रहे थे। पहले तो ये था कि महंगाई महंगाई महंगाई, फिर जब महंगाई खत्म की, सब्सिडी दी, तो सब्सिडी क्यों दे दी? तो इनका तो वो हाल है सास वाला, जो सास कहती है बहू को तुम आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो। वो जो कुछ भी कर ले इन्होंने क्रिटिसाइज करना था, वो सिर्फ सांस लेने पे उसको आजादी है, अदरवाइज तो वो जो भी कर लेते वो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था। तो ये बहुत इन लोगों का सिर्फ काम क्रिटिसाइज करना है। आप देख लें कि 13 जमातें 11 जमातें एक साथ मिलके एक पार्टी का मुकाबला कर रही थी, जाहिर है उन्होंने जीतना था। और फिर जिस साजिश के तहत इनके कागजात यहाँ पे आए और वो जो चीजें खुली और नजर आई, तो उसके बाद तो उनको बाकायदगी से धमकी दी गई थी कि अगर ये वाला काम नहीं होगा तो आपको इसकी सजा मिलेगी, और अगर आप अदम एतमाद में कामयाब हो गए
तो फिर आपको इनाम दिया जाएगा। वो इनाम पता नहीं कब आएगा, किस वक्त क्या होगा, कुछ पता नहीं आता, समझ नहीं आता कि पाकिस्तान किस वक्त कितना प्रोग्रेस कर लेगा अचानक। तो ये इंतहाई पैथेटिक हालात हैं इनमें। तो मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह की चीज होने वाली है। जल्द अज जल्द इंशाल्लाह इनकी हुकूमत खत्म होगी, नए इलेक्शन हो, अल्लाह करे कि नए इलेक्शन हों और शफाफ हों, क्योंकि उसमें भी ये अपने काम तो कर चुके हैं। इन्होंने नेट को खत्म कर दिया, इन्होंने ईवीएम खत्म कर दिया, इन्होंने और चीज के वो खत्म कर दिया, वोट सब कुछ खत्म कर दिया, ताकि उसी तरह जिस तरह ये पिछले 50 सालों से बेईमानियां कर करके जीते जा रहे हैं, उसी तरह ये इधर जीतेंगे वो उधर जीतेंगे, बस उनकी हुकूमतें बन जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, रुबीना साहिबा की तरफ जाऊंगी। रुबीना साहिबा, आपको आवाज आ रही है अब? अच्छा जी, रुबीना साहिबा की अगेन नहीं जी, आवाज़ जा रही है उनको भी। चले ठीक है। मैं नुसरत वाहिद साहिबा, एक चीज़ तो अच्छा, ये तो आपने बात की है, लेकिन दूसरा ख़ास तौर पे इस पे भी ये तो आपने वो जवाबात दिए जो अहमद जवाद साहब ने बात की है उसके रिटर्न में, लेकिन जो हमने अपने ख़ास तौर पे शुरू में प्रोग्राम में मैंने जैसे डिस्कस किया, एक तो रशियन एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट आया कल के इंटरव्यू में, और वो जो उन्होंने बात की है, जैसे कि अभी अहमद जवाद साहब इस पर भी कह रहे थे कि जी वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सफ़ीर के ज़रिए इस तरह का स्टेटमेंट दिलवाया जाए अपनी ईमा पे और अपने स्टेटमेंट को इंडोर्स कराने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो आया है कल का रूसी सफ़ीर का, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? सफ़ीर को किसी ने फोर्स नहीं किया। अगर किसी ने उसका इंटरव्यू लिया और उसने उसके इंटरव्यू में सच बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी ने फोर्स किया है कि तुम ये जवाब दो और ये जवाब नहीं दो, या हमारे कोई मौक़िफ़ है उसको तुम एग्री हो उसके ऊपर। वो जो भी सच था उसने बोल दिया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो हम नहीं है लोग, यानी अब इस तरह के लोग नहीं जैसे कि हम हैं, इस तरह के लोग अमूमन सच बोल रहे होते हैं। बल्कि यहाँ तक होता था अमेरिका और यूरोप में कि वो कहते थे मशीन झूठ बोल सकती है, मशीन से गलत रिजल्ट आ सकता है, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। इस सब तक इनका एतमाद था इंसान के ऊपर। लेकिन जाहिर है जब बेइंतहा पाकिस्तानी और दूसरे जाके वहाँ जाएंगे और बेईमानियाँ करेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी कि बेईमानी कोई चीज़ होती है। तो लेकिन वहाँ पे जो रशियन सफ़ीर हैं उनको किसी ने फोर्स नहीं किया। उन्होंने जो भी बात की अपनी मर्जी से की और पूरी ऑनेस्टी से की। अगर कोई पाकिस्तानी होता तो आप कह देते कि हाँ वो तो झूठ बोल रहा था, वो तो प्रेशर में आ गया था। प्रेशर में कैसे आ गया था? हम हुकूमत में नहीं है, हम कोई IMF का प्रेशर नहीं डलवा रहे, किसी और का प्रेशर, नैब का प्रेशर नहीं डलवा रहे, या अदालतों का प्रेशर नहीं डलवा रहे, या आर्मी चीफ का प्रेशर नहीं डलवा रहे। वो तो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं साहब, जो भी बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को मेरे ख्याल में एंडोर्स करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं। ठीक है। रुबीना साहिबा आ गई है, उनको आवाज आ रही है? रुबीना साहिबा आपको? जी रुबीना साहिबा, जी आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी रुबीना साहिबा, अच्छा ये जो सारे इस तक सिचुएशन बनी है, आप शुरू में मैंने पलवशा साहिबा का भी एक स्टेटमेंट सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जब 2 रुपए कम किए, 5 रुपए कम किए गवर्नमेंट ने माजी की, और उन्होंने कहा देखें ये हमारे अवामी मार्च की वजह से किए हैं कम पैसे, वरना ये तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने पर तुले हुए थे और बढ़ाए जा रहे थे। आज आप लोग वही चीज़ों को कह रहे हैं कि जी सब्सिडी दी, गलत किया। लोग सवाल कर रहे हैं वो अवामी मार्च, वो लॉन्ग मार्च और जो सारी चीज़ें निकाली महंगाई के खिलाफ, अब क्या, अब जो महंगाई बढ़ रही है उसका इंसान क्या करे? जी बिल्कुल रिजा, देखिए इस खासतौर पर PTI की हुकूमत में और जो दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह दें या दूसरी पार्टी जो होती हैं हुकूमतों में, उनमें ये फर्क था कि PTI ने प्रियम्प्ट नहीं किया। जब खासतौर पर पूरे आलमी सतह पर जब हालात जो है वो खराब होते हैं, उस सूरत में आपको ग्रेजुअली जो है वो चीजों को सही करनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि जब PTI की हुकूमत थी तो हम एक ही बात करते थे हमेशा कि इनकॉम्पिटेंसी जो उनकी ना मिली है वो इस मुल्क को जो है वो लेकर डूबी है। और आज इस सतह पर है कि हम बारहा कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को जो है वो जो खासतौर पर इतने संगीन जो हालात हैं, जो इकोनॉमी के जो हालात हैं, उससे हम निकालें। लेकिन जो है उसमें अब वक्त दरकार है। अब बिल्कुल हमारा उस वक्त जो है वो कहना बिल्कुल वजह था कि जो है वो महंगाई हो रही है, लेकिन और चीजें जो है वो वर्ष की तरफ जा रही है, तो उसकी वजह ये थी कि हमें नाअहली नजर आ रही थी। आपने देखा होगा
कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो आईएमएफ की जो है वो कितने कड़ी शराइत पे जो है उन्होंने मुआहदे किए। जो पीटीआई कहती थी कि हम जो है वो पशकोल लेके नहीं जाएंगे आईएमएफ के बाद, हम 200 अरब जो है वो, आपने सुना होगा पीटीआई के एक मेंबर की तकरीर के हम उनके मुंह पे देके मारेंगे पहले जो है वो 100 दिनों में। तो ये सारी चीजें जो खासतौर पर जो पीटीआई जो जिन हालात में आप छोड़ के गई है, और आप देखिए अनफॉर्चुनेटली कि जब खासतौर पर रूस की और यूक्रेन की जो है वो जब जंग हो रही थी और जिस वक्त जो है वो पूरा यूरोप और पूरी आलमी दुनिया जो है वो मुश्किल में था, उस वक्त जो है वो उसके इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पाकिस्तान से भी पड़ने थे। लेकिन जब इमरान खान को पता चला कि मेरी हुकूमत चल जा रही है, उस वक्त अगर ये पेट्रोल की प्राइस को थोड़ा बढ़ाते और उस वक्त अगर वो उस नुकसान से जो है वो पाकिस्तान को बचाते जो आज हम सब भुगत रहे हैं, तो वो आज हालात जो है वो मुख्तलिफ होता है। ना इन्होंने कोई जो है फर्दर ट्रांजेक्शन की, ना कोई जो है इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई आप देख रहे थे कोई भी मिसाल नहीं मिलती कि जो उन्होंने सही की। जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे वही चीजें जो है इन 3-4 सालों में हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे अब वो हम इंपोर्ट करते रहे थोड़ी। तो ये सारी चीजें जो है वो खासतौर पर पीटीआई की नाअहली की वजह से जो आज करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आज आसमान पर पहुंच गया है। और अब जाहिर सी बात है अब हमारी कोशिश यही है कि देखें बहुत सारे ताने हमें मिलते हैं कि नून लीग के साथ बैठ के कोalition हुकूमत बन गई, ये चीज हुई थी माजी में। ये हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि एक पेज पर होकर मुल्की इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। आप सीओडी का जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बुनियाद रखी थी, आज उसी विजन को हम लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है हम अपनी जो मुखालिफ पार्टी थी जो माजी में हम उनके साथ बैठे हैं, कड़े फैसले कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात है उसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि हम पाकिस्तान को पूरी सियासी जमातें मिल बैठ कर जो है इस बहरान से जो है वो निकाल सके। तो बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि अवाम को हम सबको कड़वा खून पीना पड़ रहा है। जो आज इकोनॉमी की हालत है, जो पेट्रोलियम प्राइस जो हाइक हुई है, और जो ये क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंटरनेशनली जो है इशू है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता था कि वो हम ग्रेजुअली जो है वो चीजों को पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ाते। लेकिन आपने देखा कि इमरान खान ने जाते जाते एक जर्ब पाकिस्तान पे और लगाई और जो है वो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ती हुई कीमतें थी उनको रोक के रखा और उस पर जो है वो सब्सिडी देने की कोशिश की। तो वो बल्कि ज्यादा खतरनाक था। हमने तो ये आज हमें कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो जो है वो क्या कहते हैं कि आईएमएफ को जो है वो स्टेट बैंक जो है इन्होंने गिरवी रखवाया हुआ है। जो कड़ी शर्तें इन्होंने लगाई हैं वो तो इनका असल चेहरा अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है अवाम के सामने, पाकिस्तान के लोगों के सामने कि किस कदर घिनौनी साजिश करते रहे हैं इमरान खान खुद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। मैं ये कहूँगी कि हमें इमरान खान की सोच को पहचानना होगा और इस शख्स को दोबारा मुसल्लत होने से जो है वो इस मुल्क पे बचाना होगा, क्योंकि हम इस चीज के जो है वो मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि इस ऐसी इनकॉम्पिटेंट टीम जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हो और पाकिस्तान को फिर पीछे लेकर जाए। हमारी कोशिश है हम जो है जितना भी हो सके और तो हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आदमी पे जो है वो ज्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं तो हम सबको, मैं ये कहूंगी कि इमरान खान के दौर में तो जो मुतवस्सित तबका था वो खत्म कर दिया था उसने, या तो गरीब है या अमीर है। तो बल्कि हमारे जैसे सफेद पोश लोग जो है वो अपनी जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं इन चीजों को कि जिस तरह से जो इनकॉम्पिटेंट की टीम पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई, ये सब का सब जो है उस सब का जो है हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये आज पाकिस्तान में हालात। ठीक है जी, नुसरत साहबा कुछ कह रही थी आप? जी, मैं कह रही थी कि मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। जो इन्होंने इल्जामात लगाए पीटीआई की हुकूमत पे, जो कि शायद पहली दफा आई थी और वो इनको नहीं शायद पता है, इनको पता है कि हम पिछले 25 साल से हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन इनका सिर्फ बताना मैं ये चाहती हूँ, कुछ दिन पहले खान के दौर में जो 6% तरक्की हुई,
की शरह थी उसको तस्लीम कर लिया इनकी हुकूमत ने। मरियम औरंगजेब ने यह भी तस्लीम किया कि पेट्रोल बाकी दुनिया से सस्ता है, जबकि खान ने 30 से 60 रुपए की सब्सिडी भी दी थी। फिर उसके बाद बिलावल ने ये तस्लीम किया कि दौरा रूस भी ठीक था। फिर मुफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया कि स्टेट बैंक बेचा नहीं, जो ये फरमा रही थी कि बेच दिया गया है, बल्कि खुद मुख्तार हुआ है। बिलावल भुट्टो ने आलमी कॉन्फ्रेंस में खान को कोरोना में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की तारीफ की। साद रफीक ने पार्लियामेंट को बताया कि 218 के बाद पीटीआई का खसारा कम हुआ है, पीआईए का खसारा कम हुआ है, सॉरी। मुफ्ता इस्माइल ने ट्वीट की कि खान के दौर में महसूलात जमा करने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये सारी चीजें शायद इनकी नजर से नहीं गुजरी, जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही होती हैं। पिछले IMF प्रोग्राम की भी तौसी की दरख्वास्त देकर तस्लीम किया कि प्रोग्राम भी ठीक था। ठीक है, ठीक। इमरान खान को हटाया क्यों? जी, वो महंगाई करता था, तो फिर आपकी हुकूमत में महंगाई कौन कर रहा है? महंगाई तो आलमी मसला है, इसलिए हो रही है। अब मतलब वही चीजें जो बेचारे प्राइम मिनिस्टर हमारे बता के थक गए कि चूंकि आलमी मंडी में महंगाई हो रही है इसलिए यहाँ पे महंगाई हो रही है, लेकिन नहीं, उस वक्त तो इनका ख्याल था कि खान सारे वो पैसे अपनी जेब में लेके जा रहा है। लेकिन अब पूछो तब यही होता है कि जी वो आलमी स्तर महंगाई हो रही है इसलिए हम महंगाई कर रहे हैं। मुनाफकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, दोगलापन है, झूठ है और कुछ नहीं है ये। ठीक है, अच्छा बस वन लास्ट कमेंट अहमद जवाद साहब आपसे भी चाहूंगी कि टाइम खत्म हो गया है। देखिए, लास्ट कमेंट मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत PMLN के बाद आई थी, उस वक्त पाकिस्तान का GDP ग्रोथ जो था वो 6.1 था, और उसके बाद दूसरे साल के अंदर ये 1.9 पे गया। वो 1952 की जो एक पाकिस्तान का रिकॉर्ड GDP जो नीचे गया था उसके बराबर था। करंट अकाउंट डेफिसिट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका जवाब नहीं दिया मुझे नुसरत साहिबा ने, कि $18 बिलियन, $45 बिलियन आपका ट्रेड डेफिसिट अकाउंट है। लोन्स आपके पूरे पाकिस्तान की तारीख के 71 साल के मुकाबले में वो 76% हैं, उसके बराबर में। ये अनप्रेसिडेंटेड है। आपका 27,000 बिलियन जो है वो अनअकाउंटेड है, जो कि आपने आखिरी 2 सालों में खर्च किया है। इसके अलावा जो है फूड इंपोर्ट पे पीटीआई की हुकूमत ने, जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है, इन्होंने अपने 3 सालों के अंदर तकरीबन कोई $8 बिलियन इन्होंने सिर्फ किस चीज़ के ऊपर, गंदम, चीनी, दालें, बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर लगा दी। यानी इस हुकूमत ने जो इस मुल्क की मईशत के साथ की है वो तो फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं जो बोलते हैं, वो को मेरी ज़ाती राय नहीं है। तो डॉलर की जो सूरत हाल है ये 190 तक तो इसी हुकूमत के दौर में हमने टच किया है ना, और उसके बाद जो भी उसका मोमेंटम है अब उसको मजीद रोकना जो है वो जाहिर है इस हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक 3.5 साल के बाद आपको एक हुकूमत को कुछ थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है, तो उसने अपना बजट पेश कर लिया और इंशाल्लाह बाकी चीजें भी बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपका, नुसरत वाहिद साहिबा आपका, रुबीना कायम खानी साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, किस तरह से हुकूमतें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से हुकूमतें अपना राग लाप रही हैं, किस तरह से बार बार वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि जो माजी की हुकूमत है वही कसूरवार है, हम तो बिल्कुल ठीक और शरीफ हैं। लेकिन कुछ नज़र इस तरफ भी डालते हैं। आज मुल्की हालात जो कि इस वक्त कशीदा है नाज़रीन, आवाम इस वक्त हमें मालूम है कि बेहाल है, बेरोज़गार है, बेयारो मददगार है। लेकिन हुकूमत में रहने वाले जो उमरा हैं ख़ास तौर पे, उनके शाहाना शान अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आवाम के वोट से आने वाले ये अवामी नुमाइंदे जो कि इस वक्त जमहूरियत के नाम पे असम्बलियों में बैठे हैं, उनके अखराजात पर आज बात कर लेते हैं। आज प्रोग्राम के आखिर में इसके ऊपर नज़र डालना और इस मालूमात को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं। जो हमारे और आपके टैक्स के पैसों से अपने अखराजात और अपने शाहाना शान जो उनका तर्ज ज़िंदगी है उसको गुजार रहे हैं। सेनेटर्स और MNA के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। सेनेटर्स और MNA के हम माहाना अलाउंसेस को शामिल करें तो माहाना मुआवजा 1,88,000 रुपए बनता है। तमाम सेनेटर्स का अगर सालाना मरात मिलाए जाएं तो टोटल 22 करोड़ 56 लाख ये पैसे बनते हैं। अगर तमाम कौमी असम्बली के अरकान के सालाना मरात मिलाई जाएं तो टोटल 77 करोड़ 15 लाख 52 हज़ार बनते हैं।
पंजाब असेंबली के एक रुकन की माहाना मराद 1,76,000 रुपए हैं। अगर तमाम अरकान के माहाना मराद मिलाए जाएं तो टोटल 6,89,06,000 बनता है। सालाना मराद की अगर बात करें 73,60,00,000 और 52,000 बनता है। 7,52,000 ये बन रहा है जी। सिंध के एक रुकन की माहाना मराद 1,45,000 रुपए। अच्छा, इसमें तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस हम बता रहे हैं। तमाम अरकान के माहाना मराद मिलाए जाए टोटल 2,45,60,000 रुपए बनते हैं। और सालाना मराद की अगर बात करें तो 29,23,20,000 रुपए ये बन रहे हैं सालाना। 29,23,20,000। खैबर पख्तूनख्वा के एक रुकन के माहाना मराद 1,53,000 रुपए हैं। तमाम अरकान के माहाना मराद मिला लिए जाएं तो टोटल 2,21,85,000 बनते हैं। सालाना मराद की बात करें तो 26,62,20,000 ये बनते हैं। बलूचिस्तान में एक MPA की माहाना मराद 4,40,000 रुपए है। तमाम अरकान के माहाना मराद मिला लिए जाएं तो 2,86,00,000 रुपए बनते हैं। और सालाना मराद की बात करें तो 34,32,00,000 बनते हैं। ये वो अमाउंट है जो कि इस वक्त हमारी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ जी निकाली है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और ये आप तक जी पहुंचा रहे हैं आज, ख़ास तौर पे कि आपके सामने कि कितने करोड़ों और अरबों रुपए तक बात पहुंच चुकी है अगर इसको टोटल मिला लिए जाएं तो ओवरऑल। तो ये वो हमारा और आपके टैक्स का पैसा है जिसके ऊपर शहाना शान और जो है एक बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल के साथ जो है हमारे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें लोगों का आवाम का कोई जो है वो दुख और ख्याल नहीं है। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्क में गरीब को गरीब तर बनाया जा रहा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर हमारा जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और अगर मौजूदा हुकूमत वाकई इस कौम की खैर ख्वाह है जो कि वो कह रही है तो मुल्क में जारी माशी बहरान को ख़त्म करने के लिए इन अखराजात में कमी लानी चाहिए। हम इस चीज़ का भी मुतालबा करते हैं। और साथ ही गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए दिन में 12-12 घंटे हम देख रहे हैं कि जी काम उसको करना पड़ रहा है और तब भी वो 2 वक्त की रोटी हासिल नहीं कर पा रहा। हमारे कई हुक्मरान कौमी असम्बलियों में सालों तक इस पर बात नहीं करते, वो फिर भी मुल्क के ख़जाने से भारी भरकम मराते और तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ आके ये राग लापते हैं कि जी IMF, जी कर्जे, जी डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये सारी बातें आप उनके मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने इस शहाना तर्ज ज़िंदगी का कभी आपको नहीं बताएंगे और ना चाहेंगे कि आप तक ये बात पहुंचाई जा सके। तो आज हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये बातें पहुंचाएं और हमने कोशिश की कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके आप तक ये बातें पहुंचाई। यकीनी तौर पर आपकी आंखें खुली होंगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपके टैक्स के पैसों पर किस तरह से लोग अपनी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।